हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कांतिलाल सर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं साइंस से संबंधित सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर कराऊंगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम एक एक करके आप सारे टॉपिक जो करेंगे हम। पर फ्रेंड्स, अभी हम आज जो बात करेंगे हम डीएनए के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, या डीएनए या फिर आनुवांशिक के बारे में बात करेंगे, जेनेटिक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो जेनेटिक होता क्या है, जो हम इसके बारे में आपको पूरा मैं आज एक बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताऊंगा फ्रेंड्स। मैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आपको हर टॉपिक में एक टॉपिक बाय टॉपिक जो डीएनए से रिलेटेड सारे टॉपिक जो बेसिक है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और यदि फ्रेंड्स जो आगे जो बचेगा वो हम अभी ये भाग 1 में पढ़ेंगे, अगले भाग 2 करेंगे और भाग 3 करेंगे। जैसे जैसे हमारे डीएनए के हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे, हम उसके आगे पार्ट्स को आपको समझाते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को पहले जो मैं बेसिक बनाने के बाद आपको समझ में जाना चाहिए, तो हम मैं पहले आपको समझा दूं सारा, इसके बाद में फिर हम अगले टॉपिक बनाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आज हम डीएनए का जो बेसिक जो पार्ट है उसके आधार पर हम आज आपको समझेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि जैसे कि मैं बात करूं डीएनए की, है ना, डीएनए या आनुवांशिक की बात करूं, तो आनुवांशिक होता क्या फ्रेंड्स? आनुवांशिक क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले वाहक होते हैं, तो उससे अब क्या हम कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक बोलते हैं उसको। तो आनुवांशिकता जैसे कि हमारे जो पीढ़ी दर से पीढ़ी दर चली आ रही जो प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं ये आनुवांशिकता कैसे क्या स्टार्ट होती है, जीरो से लेकर हम उसको हाई तक ले जाएंगे कि किस तरह से डीएनए का निर्माण हुआ और किस तरह से डीएनए में क्या क्या फंक्शन होता है और कैसे कार्य होता है, डीएनए किसका बना होता है और किसके लिए किसका बना होता है, ये सारी हम बात करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं हम। दोस्तों, ये सब सबसे पहले जेनेटिक की बात करेंगे और डीएनए किसको देखा, तो हम उसका साइंटिस्ट का नाम याद करेंगे आपको। तो साइंटिस्ट का नाम है कार्ल्स बर्गन है ना। कार्ल्स बर्गन डीएनए को पहले पहले देखा गया था। इसके बाद में जो शब्द दिया है डीएनए का, तो यहाँ पर बोलेंगे जोहन बर्ग और मेंडल, है ना। मेंडल और अन्य भी साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार से खोज करके अलग अलग नाम कर दिए हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र की खोज, है ना। गुणसूत्र की खोज मतलब क्रोमोसोम की, जो क्रोमोसोम की खोज किसने की दोस्तों, हम बात करेंगे क्रोमोसोम की। तो ये जो डब्ल्यू वर्ल्डेयर ने 1888 से 1889 में इन्हें मतलब क्रोमोसोम की खोज की। साथ ही साथ देखेंगे क्रोमोसोम जो हम बात करेंगे, पहले यहाँ कोशिका की बात करेंगे। क्रोमोसोम किस तरह से कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हम कोशिका की बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई गई ये कोशिका होती है दोस्तों। इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर ये न्यूक्लियस इधर पाया जाता है आसपास। और इसके केंद्रक की जो केंद्रक होता है, ये न्यूक्लियस प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये इसमें अंदर क्रोमेटिन है, दिख रहा होगा आपको। ये धागेनुमा संरचना, इसको इसके अंदर क्रोमिन होता है दोस्तों। ये धागेनुमा संरचना, इसको आप क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। तो क्रोमोसोम डीएनए में होता है और डीएनए सेल में होता है। तो प्रत्येक जो हमारे शरीर की जो इकाई है वो हमारे शरीर की जो प्रत्येक जो इकाई है जो हमारे शरीर जिससे बना हुआ था, वो कोशिका होती है। और कोशिका के अंदर क्या होता है आपका? डीएनए पाया जाता है दोस्तों। तो जो डीएनए के बारे में यहाँ हम सारी आज डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम? जैसे डीएनए के अंदर एक गाढ़ा पदार्थ मैट्रिक्स होता है ना, गाढ़ा पदार्थ मैट्रिक्स होता है जो धागेनुमा संरचना जैसा दिखाई जाता है। और उसको आप क्या बोलते हो? क्रोमेनिटा। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेनिटा। ठीक है, कोशिका के अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है। उस धागेनुमा संरचना जो मैट्रिक की बनी होती है, और मैट्रिक है ना, जो मैट्रिक है धागेनुमा संरचना जो क्रोमेनिटा कहते हैं। और जो क्रोमेनिटा जो है ना डीएनए में यहाँ जुड़े होते हैं, उससे हम यहाँ क्या करेंगे? सेंट्रोमियर कहेंगे, है ना। ये जुड़े रहते हैं क्रोमेनिटा के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसको आप क्या? सेंट्रोमियर कहते हैं। इधर से जुड़े रहते हैं, इधर से सेंटर में जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर कहा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों को जोड़े हैं, किसको? क्रोमेनिटा को जोड़ते हैं। आगे फिर हम फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर धीरे आगे और बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि डीएनए की बात करेंगे हम। डीएनए का यदि हम दोस्तों फुल फॉर्म की यदि बात करेंगे, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो शर्करा, ये भी बोल सकते हैं हम दोस्तों। तो डीएनए में डीएनए किसका बना होता है? तो डीएनए जो पॉलीपेप्टाइड है ना, डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होता है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब ये पॉली बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड दोस्तों। ये इसलिए इसको नाम डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर डीएनए की बात करें, हम आगे बढ़ेंगे डीएनए के, यहाँ हम देखेंगे एक यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड, और दूसरी बात करेंगे फास्फेट ग्रुप दोस्तों। तो ये फ्रेंड्स फास्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं, तो फास्फेट ग्रुप क्या होता है हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, थोड़ा जानेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे शुगर की, बात करेंगे हम शुगर और बेस के बारे में भी बात करेंगे। और बेस शुगर क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके अंदर डीएनए के अंदर पाया जाता है, वो इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ हमें इसके अंदर जो शुगर बेस होता है उसमें कौन कौन से जो फास्फेट ग्रुप पाए जाएंगे वो हमें देखेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, हमको एडेनिन दिख रहा, दूसरा हमको ग्वानिन दिख रहा, तीसरा हमको थाइमिन दिख रहा, और चौथा हमको साइटोसिन दिख रहा। ये ना डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। हम डीएनए के बाद हम आगे आरएनए पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए में अंतर भी बताऊंगा आपको कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, और डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, डीएनए की खोज किसने की और आरएनए की खोज किसने की, ये सारा मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आगे आरएनए के बारे में भी बताऊंगा फ्रेंड्स। तो अभी हम यहाँ जो अभी पढ़ रहे हैं वो डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम आरएनए के भी बाद में बात करें। जब तक हम जो डीएनए की जितनी क्वालिटी होती है वो जो बेसिक्स है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पाया है ना, न्यूक्लियोसाइड होता है और यहाँ फास्फेट ग्रुप होता है। जो फास्फेट ग्रुप में आपको ये दिख रहे हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना, ये जो होते हैं। तो अब इसके बाद में हम आगे यहाँ से थोड़ा सा बात करेंगे डीएनए में। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होता है। शुगर मतलब इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है ना, डीऑक्सी राइबो शर्करा, जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। इसमें डाई मतलब यहाँ दो राइबो शर्करा होती है, इसलिए डीएनए इसमें फिर डबल स्टैंडर्ड कहा जाएगा। ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड कहा जाएगा। हालांकि ये डीएनए डबल स्टैंड किसने कहा, किसने ये मॉडल दिया, ये हम आगे थोड़ा सा बताऊंगा मैं, इसलिए हम आगे यहाँ से भी बात करेंगे कि जो डीएनए का फुल फॉर्म की बात करें हम, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक होता है सर। डीएनए का यदि फुल फॉर्म की बात करें हम, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल बोलेंगे हिंदी में फ्रेंड्स। तो यहाँ पर करेंगे, और फिर इसके बाद में हम आगे और पाएंगे डीएनए में क्या क्या पाया जाएगा। डीएनए जो क्या होता है, इसके अंदर डीएनए की जो हम स्ट्रेन की बात करें, डीएनए की लंबाई की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक डीएनए टोटल लंबाई डीएनए की कितनी होती, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की टोटल लंबाई कितनी होती फ्रेंड्स, 34 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए के इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है, इस दोनों के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ से यहाँ तक दोनों के डीएनए के जो सिरों की दूरी में होती है जो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और इनके जो ये जो आपके इनमें जब बॉन्ड ये पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो होते हैं कितने 3.4 की डिस्टेंस होती है इनके बीच में, और ये टोटल 10 होते हैं। ये जो कितने इसके जो स्ट्रेंथ दिख रही है आपको कितने इसमें ये जो जुड़े हुए हैं, है ना, H से T, है ना, A से T, G से C, ये जुड़े हुए रहते हैं, है ना, ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, फास्फेट ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो इसके में टोटल 10 रहती है यहाँ पे। ये जो 1 2 3 4 यहाँ पे हम टोटल गिनेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 10 आएगा ये। ठीक है, तो ये डीएनए मॉडल है, हालांकि ये डीएनए के अंदर सारे पाए जाएंगे। और डीएनए में क्या होता है, मुख्य रूप से एक आनुवांशिक गुणों को ये दर्शाता है। डीएनए में जो और भी उपस्थित होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, इसमें जीन्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो जीन्स जो पाए जाएंगे तो वो ये जीन्स से जीन्स को जीनोम कहा जाएगा। मतलब डीएनए की छोटी यूनिट बोलेंगे कि डीएनए किससे बना होता है, जीन्स का बना होता। और जो डीएनए में और साथ साथ डीएनए और किसका बना होता है, क्रोमोसोम का बना होता है फ्रेंड्स। क्रोमोसोम से डीएनए, है ना, डीएनए में फिर जीन्स पाया जाता है। और जीन्स का काम क्या करेगा, ये हमारे होने वाली पीढ़ी में कलर और हाइट और कलर लेकर और हाइट को लेकर इसको बताएगा आगे वाली पीढ़ी कि उनके जो माता पिता दोनों है उनके होने वाली संतान को किस रूप से मतलब रिप्रेजेंट करेगा। ये सारा जीन का ही कार्य होता है। जीन वहां पे उनकी होने वाली संतान में ये डिजाइन करता है कि दो आंख, कान, नाक, ये सारे मतलब सही जगह पर है कि नहीं है, ये सारा निर्धारित आपका जीन करता है। तो जीन का यहाँ पे मुख्य कार्य होता है ये हाइट को लेकर, कलर को लेकर, मतलब बोना या ऊंची हाइट या मदर और फादर में किस तरह से उनके कलर है, तो उनके होने वाली संतान, उनके डॉटर में कौन सा कलर आएगा, ये सारा जो खेल है फ्रेंड्स ये है ना जीन के ऊपर है। तो जीन का बहुत अधिक कार्य होता है डीएनए के अंदर, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है ना, गुणसूत्रों के रूप में पाया, गुणसूत्रों में अंदर पाया जाता है ये जीन्स। और ये अपनी क्या उसके में जीन पाए जाएंगे, और ये जीन है ना आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने वाले वाहक कहा जाएगा। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले वाहक को ही जीन्स कहा जाएगा, और यही जीन्स डीएनए में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जीन्स ऐसा कार्य करते हैं, यहाँ पर निर्धारित करते हैं होने वाली पीढ़ी में किस तरह से उनका कलर वो शो करेगा। आगे हम फ्रेंड्स बात करेंगे हम
यहाँ पर यहाँ जो डीएनए की छोटी यूनिट होती है वो हमने बोल दिया जीन्स होते हैं, और जीन्स को जीनोम कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे डीएनए की बात करेंगे। इसके बाद ये हो गया हम डीएनए में क्या गुणसूत्र, गुणसूत्र में जीन्स पाए जाएंगे, है ना। क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए क्रोमोसोम। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर जीनोम्स की बात कर ली हमने। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका के अंदर है, नहीं कोशिका का पावर हाउस पाया जाएगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी एक इसमें भी डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए है ना, इसमें जो डीएनए होता है वो भी प्लांटों में भी पाया जाएगा, पादप प्लांट में भी पाया जाएगा। हालांकि हम आगे जब पढ़ेंगे तब इनका पूरा फुल फॉर्म आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और आगे इसके माइटोकॉन्ड्रिया की जो पावर हाउस भी कहा जाएगा, ये कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाएगा। तो ये हम जब आगे हम जब आपको सेल जब पढ़ाएंगे ना डिटेल, तब उस टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया अलग ही बताएंगे। ये दोनों में काम करता है, प्लांट में मतलब प्लांट सेल में भी पाया जाता है, वहां पर भी ये केंद्र के अंदर पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और कोशिका का पावर हाउस कहा जाएगा, और ये इसमें ऊर्जा के स्टोर रखता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम, ये हमारी बात हो गई थी, हमने ये अब ये हम बेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेस की बात करेंगे, एडेनिन गुआनिन, ये हमने पहले बात कर ली थी। ये फास्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं, ये है ना, ये ए से टी जुड़ा रहता है, जी से सी जुड़ा रहता है फ्रेंड्स। इस तरह से ये जुड़कर एक डीएनए के स्ट्रैंड को बनाते हैं। साथ ही साथ हम एक बात और यह करेंगे, यहाँ डीएनए क्या करता है, जो यहाँ पे डीएनए क्या करता है, रेप्लीकेशन। डीएनए रेप्लीकेशन मतलब डीएनए क्या करता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का खुद अपनी कॉपी कर लेता है। मतलब डीएनए की एप्लीकेशन कहने का मतलब होता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण करना। मतलब एक डीएनए होता है वो अपने दूसरे डीएनए का सेम टू सेम कॉपी को निर्माण कर देता है, तो उसे डीएनए रेप्लीकेशन कहा जाएगा। तो ये डीएनए में गुण पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डीएनए के बारे में पाया। ये डीएनए मतलब इनमें ये क्वालिटी होती है कि अपनी वो डीएनए की ये क्षमता होती है कि उसमें स्वयं अपनी ही कॉपी कर देता है, वो सेम टू सेम अपनी कॉपी का निर्माण करता है। तो उसे स्वयं अपनी अपनी जैसी हूबहू कॉपी कंप्लीट कर लेता है, तो उसे डीएनए रेप्लीकेशन कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात करी। आगे हम बात करें जो डीएनए जो हाइड्रोजन है ना, डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों, फिर जो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एस का मतलब होता है, यहाँ मैंने शॉर्टकट लिख रखा है, एस का मतलब हाइड्रोजन, और बॉन्ड मतलब कौन सा अबंध रहता है, इसमें हाइड्रोजन अबंध। मतलब जो शुरू वाला पीरियडिक में, जो शुरू वाली बात करेंगे हम पीरियडिक यानी, तो उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और जी से है ना, गुआनिन से साइटोसिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। आगे हम और बात करेंगे इसमें डीएनए में जितने भी फ्रेंड्स आपको डीएनए संबंध में सारे आज बात आपको बताने वाला हूँ, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे और बात करते हैं यहाँ पर कि डीएनए, हाँ यहाँ पर हम करेंगे डीएनए मॉडल किसने दिया। तो डीएनए मॉडल की बात करेंगे, डीएनए मॉडल की खोज 1953 में है ना, 1953 में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी, ये जेडी है ना, वाटसन एंड क्रिक दो भाई थे, उनके द्वारा किया गया था। डीएनए मॉडल दिया था, उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तब जाकर डीएनए की अच्छी तरह से स्टडी हुई। तो इस डीएनए के उस टाइम पे ऐसी, इससे पहले इस डीएनए के बारे में जानते इससे सभी थे, लेकिन इतना जानकारी नहीं थी जितना इन दो भाइयों ने, साइंटिस्ट, दोनों भाइयों साइंटिस्ट है। और तो इन दोनों भाइयों ने क्या करा, डीएनए मॉडल दिया, और डीएनए मॉडल की खोज की कौन से सन में, 1953 में, है ना। 1953 में डीएनए मॉडल खोज किया गया कि डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि डीएनए की सन किस तरह से पाई जाती है, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, डीएनए के अंदर सेंट्रोमियर पाया जाता है, डीएनए में कौन से फास्फेट ग्रुप होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं। ये सारी बात डीएनए के अंदर बताने, और इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होता, ये संरचना पूरी उनकी जानकारी प्राप्त करने का श्रेय किनको जाता है, आपके जेडी है, वाटसन एंड क्रिक दो भाई को। ठीक है, 1953 इन्होंने खोज की। और फिर इसके बाद में जब इनके खोज के बाद उन्होंने पूरा बता दिया, इसके बाद में बोला कि डीएनए एक आनुवांशिक वाहक होता है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले फैक्टर होते हैं। ये वाली बात बताई, और उन्होंने इस मॉडल को इस तरह से बता दिया कि डीएनए का ये जो डीएनए का मॉडल आपको दिख रहा है, इस तरह से डीएनए का मॉडल होता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसा मॉडल होता है, या डबल हेलिक्स मॉडल होता है। मतलब डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है ना दोस्तों। डीएनए की स्टैंड किसी चीज यहाँ पे आपको दिख रही डबल डबल, है ना दोस्तों। जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो वहां सिंगल स्टैंडर्ड रहेगी, पर यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो जो डीएनए होता है ना, डीएनए की जो डीएनए की जो स्टैंड होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है फ्रेंड्स। और आगे हम इसके बाद में हम बात करेंगे जो आरएनए होता है, वो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है।
तो उसके हम आगे जब आरएनए आगे पढ़ेंगे, हम इसी वीडियो के आगे अगले टॉपिक में, तो हम उसमें आरएनए के बारे में आपको बताएंगे। फिर आगे हम जब बात करेंगे तो हमने देखा मार्वेल डबल हेलिक्स की रचना होती है, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, और साथ ही साथ ये किसने करा था आपने ये भी बता दिया। आगे हम देखते हैं किसने इसकी खोज की थी, ये भी मैंने आपको बताया। पर फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे कि डबल हेलिक्स की रचना कही जाएगी, है ना, इसलिए डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं इसको। आगे हम दोस्तों हम या फ्रेंड्स हम यहाँ पे कहीं की बात करेंगे, हम यहाँ पे डीएनए की सूत्र की बात करें फ्रेंड्स, हम डीएनए का सूत्र की बात करेंगे, C5H10O4 होता है डीएनए का सूत्र। यदि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि डीएनए का सूत्र बताइए, तो आपको डीएनए का ये वाला सूत्र बताना कि डीएनए का सूत्र कैसा कौन सा होता है, C5H10O4, ये डीएनए का सूत्र होता है फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं कि हम डीएनए के बारे में कितना फैक्टर आगे बाकी बचा फ्रेंड्स, ये हमने बता दिया, ये बता दिया, बोर्ड ने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक जंतुओं में या एनिमल्स हो या प्लांट हो, इनमें क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग पाई जाएगी दोस्तों। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो प्रत्येक ऑर्गन या पृथ्वी पर उपस्थित सारे ऑर्गन और उन ऑर्गन्स में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या कहे या गुणसूत्र की संख्या कहे या डीएनए की बात करें हम, तो इनमें अलग अलग पाई जाती है। प्रत्येक जीव में अलग अलग जीन्स और अलग अलग डीएनए पाई जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे क्रोमोसोम की भी संख्या अलग होगी। तो यहाँ हम गुणसूत्र की बात करें, यदि क्रोमोसोम की बात करेंगे हम, तो मानव की जो है ना, मानव की जो ह्यूमंस होते हैं उनमें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, मतलब 23 होते हैं, है ना। मानव में जो 23 क्रोमोसोम होते हैं और चैंपियन में 24 क्रोमोसोम होते हैं। चैंपियन है ना, चैंपियन में क्या होता है 24 क्रोमोसोम। और आपकी जो बंदर है, बंदर में कितने 21 क्रोमोसोम होते हैं। तो अलग अलग जो जानवर एनिमल्स में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ मनुष्य और चिंपैंजी और बंदर की बात करें तो इनमें भी क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। मानव की बात करें तो हम 23 जोड़, और चिंपैंजी बोले 24 जोड़, और बंदर में बोले तो 21, है ना। ये है फ्रेंड्स, ये हमारा मानव टोटल जो क्रोमोसोम की संख्या मानव की बोलेंगे तो इसमें 46 होते हैं, इसको डबल होते हैं। ठीक है, जो आप आगे समझाऊंगा इसके बारे में, ये फिर सब डबल हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो हम आगे बताएंगे तो उसका क्या मैटर, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। फिर हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर हमने सारी ये जो भी बात हमें बता दी फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे कि कौन सी बात यहाँ पर छूटी हुई है, वो आपको मैं बताएंगे, थोड़ा आप इधर आ जाइए फ्रेंड्स। मैं आपको पूरा रिकॉल करवाऊंगा एक बार, इसके बाद में फिर इसमें रफ करूंगा, इसके बाद में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखते हैं हम यहाँ पे करेंगे कि डीएनए में और क्या क्या कार्य होता है, डीएनए का फंक्शन क्या होते हैं। हम डीएनए का कार्य की बात करेंगे। डीएनए एक आनुवंशिक दूरी को ले जाने वाले वाहक होते हैं। साथ ही साथ डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है ना। डीएनए से आरएनए का निर्माण करता है, और ये डीएनए आरएनए है ना, आरएनए का निर्माण करता ही है। साथ ही साथ डीएनए से प्रोटीन निर्माण में भी सहायक करता है, ये प्रोटीन बनाने में भी सहायक करता है डीएनए। आगे फिर हम डीएनए की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रोटीन निर्माण के लिए भी जिम्मेदार और सहायक होता है। साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर, और जैसे कि हम ये बात करें कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना क्या करते हैं, डीएनए से यदि डीएनए आरएनए का निर्माण करता है, तो डीएनए जो आरएनए का निर्माण करता है, इस प्रोसेस या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फ्रेंड्स। डीएनए से आरएनए का निर्माण करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यदि हम आरएनए से क्या करेंगे कि आरएनए से हम डीएनए का निर्माण कर रहे हैं, है ना, आरएनए से यदि हम डीएनए का निर्माण करें तो भी ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब तो भी ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा फ्रेंड्स। क्या कहा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण करो या आरएनए से डीएनए में निर्माण करो, सेम प्रोसेस होगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो आरएनए से है ना प्रोटीन बनाना, आरएनए से क्या बोल रहा है ना, प्रोटीन बनाना। तो आरएनए से यदि हम प्रोटीन बनाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि ट्रांसलेशन बोलेंगे। आरएनए से इस तरह से आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ट्रांसलेशन कहा जाएगा फ्रेंड्स। तो ये जो प्रोसेस थी ये आपको मैंने डीएनए के आधार पर बताया। अगले जब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, तो आरएनए जैसे कि आपको मैं एक बार ये रिकॉल कर देता हूं फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ, जैसे कि बता देता हूँ, इसके बाद में इसको रब करने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि हम मानते हैं कि यहाँ पर एक बार मैं आपको यस कर देता हूँ। हम सर्वप्रथम जो जेनेटिक की बात किसने करी थी, तो वो किसने देखा गया, तो वो कार्ल्स बर्ग ने देखा गया। फिर आगे हम बात करेंगे कि जो जोहन बर्ग और है ना, जोहन बर्ग या मेंडल ने
है ना, गुणसूत्र की खोज की। आगे हम देखेंगे फिर वाल्डियर ने 1890 में, है ना, गुणसूत्र की खोज की। और इन्होंने जो जोहनबर्ग ने और कार्लसबर्ग ने डीएनए को देखा और जेनेटिक के बारे में जो मत दिए वो जोहनबर्ग और मेंडल ने दिए थे, मेंडल ने, है ना, मेंडल ने मटर के पौधों पर देखा था उनमें किस तरह से आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि कभी मेंडल का पाठ पढ़ेंगे ये अलग टॉप टॉपिक पूरा ही बनता है, तो कभी हम बना देंगे जब हमें फुर्सत मिले तब। तो उस टाइम पे हम ये मेंडल के बारे में अलग बताएंगे आपको। इसने 3 नियम दिए थे मेंडल ने अपने मैटर के पौधों को लेकर 3 नियम दिए थे। एक स्वतंत्रता का नियम, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम। तो वो जब हम मेंडल का जब चैप्टर पढ़ेंगे या जब मेंडल का टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, मेंडल का टॉपिक पढ़े तब जाके आपको मैं बताऊंगा। आगे हम अभी इतना ध्यान रखेंगे, हमने बात देख रहा कि गुणसूत्र की खोज किसने करी, तो वो हमने देख लिया कि है ना, गुणसूत्र की खोज डब्ल्यू वाल्डियर 1888 में या 1888 या 1890 में दी। साथ ही साथ इसमें गाढ़ा पदार्थ रहता है डीएनए के अंदर, उसको मैट्रिक कहा जाएगा, जो धागे में संरचना होती है। ठीक है, जो धागे में संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिटा कहते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे डीएनए के अंदर, फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है और फास्फेट पाया जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड में भी 2 प्रकार के देखेंगे, शुगर और है ना बेस पाए जाएंगे। शुगर मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और बेस मतलब इसमें बेस पाए जाते हैं कौन से, फास्फेट बेस, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाए जाएंगे, है ना, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये है ना डीएनए के अंदर पाए जाएंगे। हम आरएनए में देखेंगे सिर्फ एक बदलाव होगा आगे, तो वो हम आगे बताएंगे। फिर हम बात करेंगे, ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। दूसरी बात करेंगे हम डीएनए के, बोलेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ डीएनए की पूरे इस तरह से बना हुआ डीएनए, ये डबल हेलिक्स है ना, आपको दिख रहा होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसमें। जो डीएनए होता है ना, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में इसके बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी करेंगे सिरों की, ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी डीएनए के अंदर, 20 एंगस्ट्रॉम। और हम यहाँ से टोटल इसकी टोटल डीएनए की दूरी की बात करेंगे तो यह होती 34 एंगस्ट्रॉम, है ना, 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे 34 लिख देता हूँ, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की यहाँ से तक की टोटल दूरी कितनी है स्ट्रैंड की, ये मॉडल की यहाँ से यहाँ तक की डीएनए की दूरी होती 34 एंगस्ट्रॉम। और इनके बीच में ये जो बेस, ये न्यूक्लियोटाइड फास्फेट जुड़े रहते हैं, और इनके बीच में जो गैप रहती है वो 3.4, है ना, 3.4 गैप होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बारे में इसके एक के अंदर यहाँ पे एक मतलब दिख रहा है आपको, ये जो कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, एक भाग में यहाँ पे 10 ये फास्फेट ग्रुप जुड़े रहते हैं, है ना। और इसके बीच में जो इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर आपने बताया था, ये किसको पूरा क्रोमेटिटा को जोड़ने का, 2 हिस्सों को जोड़ने हैं, क्रोमेटिटा को जब जुड़ते हैं तो तब इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाएगा। आगे फिर हम बात करेंगे डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें आपको, तो डीएनए के फुल फॉर्म की बात करेंगे, मैंने बताया डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे हम बात करेंगे, है ना, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक शर्करा भी बोल सकते हैं आप। आगे हम देखेंगे कि डीएनए की, और ये देखा, इसके बाद में आगे करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो जीन्स, ये जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है ना। और डीएनए में जीन्स पाए जाएंगे, तो डीएनए की छोटी यूनिट स्मॉल यूनिट कहेंगे तो वो जीन्स कहेंगे। तो हमने यहाँ जीन्स के बारे में आपको बताया, है ना, ये जीन्स आपको ध्यान रखना है कि डीएनए की छोटी यूनिट या स्मॉल इकाई बोलेंगे तो वो जीन्स कहा जाएगा, और जीन्स को क्या कहा जाएगा, जीनोम कहा जाएगा। ठीक है, जीन्स को आगे जब करोगे तो उसको जीन्स को जीनोम कहा जाएगा। ठीक है, इसकी आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर हमने इसकी डीएनए के बारे में ये फास्फेट ग्रुप की बात कर ली। आगे हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण करना, मतलब डीएनए स्वयं अपनी दूसरी कॉपी का तैयार कर लेता, तो इसी प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाएगा, मतलब अपनी स्वयं की कॉपी तैयार कर देना, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे, इसमें मतलब एडिनिन से थायमिन जुड़ा रहता है ना, एडिनिन से थायमिन जुड़ा रहता है। ठीक है, और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा था, तो इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम इससे आगे की हम बात करेंगे, यहाँ से हमने ये देख लिया। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसमें
इन ये डबल हेलिक जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक स्ट्रैंडर होता है। तो डबल हेलिक स्ट्रैंडर किसने दिया था, वो आपको मैंने बताया था कि JW वाटसन एंड किर्क दो भाई ने, ठीक है। कौन से सन में दिया था उन्होंने, 1953 में, ठीक है। और उनकी 1953 में उनकी खोज की गई थी और उनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1962 में, है ना। इन्होंने उनको 1962 में इसी खोज डीएनए मॉडल देने के बाद इनमें पूरी बताया कि डीएनए में किस तरह से दिखा जाता है और डीएनए क्या कार्य करता है, इनके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी पूरी दी और उनको 1962 में उनको नोबेल प्राइज के साथ में सम्मिलित किया गया और नोबेल प्राइज मिला। फिर आगे हम बात करेंगे कि ये हमने यहाँ तक बात करी, आगे हम यहाँ की बात करेंगे। तो ये हमने पहले बात कर लेते हैं कि ये कोशिका होती है, कोशिका के ये इसको जो आसपास जो लेयर बने होते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जो ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साइटो बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करें केंद्र के, ये बीच में केंद्र बोलते हैं, केंद्र इसको न्यूक्लियस बोले। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, आपको है ना मैट्रिक्स से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, है ना। इसी क्रोमोसोम के बारे में आपको ये इसको क्रोमोसोम कहते हैं डीएनए के अंदर। तो ये यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था। और यहीं फिर हम बात करेंगे किसकी, कि इसके डीएनए का सूत्र की बात करेंगे हम, कि डीएनए का सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन भी आता रहता है तो उसके बारे में बताएंगे हम। डीएनए का सूत्र C5H10O4, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे हम बात करेंगे और जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर सारा काम हो गया अपना। क्या बाकी फ्रेंड्स में एक बार देख ले तो, हाँ ये सब देख ले। इसके बाद में हम डीएनए के कार्य की बात हमने करी कि डीएनए प्रोटीन बनाने का काम करता है, डीएनए आनुवंशिक गुणों को आगे बढ़ाता है और ये आनुवंशिक पीढ़ी को आगे, पीढ़ी दर से पीढ़ी आगे ले जाता है। फिर आगे बात करेंगे डीएनए, जो डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाने में सहायक करता है और डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ, ये भी हमने बताया आपको। डीएनए से, है ना, डीएनए का ये कार्य होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए काम होता है, डीएनए आनुवंशिक के लिए जिम्मेदार होता है। आगे हम देखेंगे फिर इसके बाद में डीएनए में, है ना, ये प्रोटीन में बनाने में सहायक होता है। और आगे बढ़ेंगे डीएनए से आरएनए किस तरह से निर्माण होता है। तो डीएनए से आरएनए निर्माण होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और आरएनए से, है ना, आरएनए से डीएनए का निर्माण हो उसको भी ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और यदि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना उसको ट्रांसलेशन कहते हैं दोस्तों। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करना उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा ये सब फ्रेंड्स। यहाँ से हमने देखा है ना, यहाँ से हमने देखा क्या कि ये ऑक्सीजन होता है ना, यहाँ सॉरी डी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा हमने, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब ये डीएनए के बारे में पढ़ा, ये इसको जेनेटिक कहते हैं, है ना। इसके बारे में जैसे देखे फ्रेंड्स, जो बेसिक रूप से था जो हमें, वो हमने यहाँ तक देखा। अब हम आगे इसी आरएनए को फ्रेंड्स आगे लेकर आरएनए को पढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम अगला जो हम फ्रेंड्स किसको पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए क्या होता है। जैसे मैंने बताया आरएनए और डीएनए में अंतर बताऊंगा फ्रेंड्स। तो आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है, तो अभी हमने डीएनए तो पढ़ ही लिया है, तो अब हम आरएनए की बात करेंगे, ठीक है। आरएनए की बात करेंगे हम यहाँ पर, ये आरएनए की बात करें, है ना, ठीक है। तो आरएनए की पहली हम खोज की बात करें, आरएनए की हम खोज की यदि बात करेंगे तो आरएनए की जैसे खोज की बात करेंगे हम, तो इसमें है ना, रॉबिन्स ने करी फ्रेंड्स, है ना। आरएनए की खोज रॉबिन्स ने करी। आगे हम देखते हैं, ठीक है। और आरएनए यह क्या प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे तो हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडर होता है। इनमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होती है और डीएनए में डबल स्ट्रैंड होती है। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होती है और किस तरह से होती है वो हमने अभी देखा। इसके बाद आगे बात करें हम डीएनए, वैसे तो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का डीएनए होता है। हम देखें यहाँ 3 प्रकार के डीएनए पढ़ेंगे हम, सॉरी 3 प्रकार के आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है। आरएनए, पहली बात हमने आरएनए का फुल फॉर्म देखेंगे हम, तो आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनमें शुगर पाया जाता है ना, वो तो शुगर है ना, आरएनए, ठीक है। तो इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। तो इसकी बात करें, इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे, इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है, सॉरी आरएनए का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में आरएनए के हम आगे बात करेंगे, इसमें कौन सा बेस जुड़ा रहता है, इसमें भी हम बात करेंगे इसकी आरएनए में। तो आरएनए के पहले हम देखेंगे कि आरएनए किस तरह से दिखाई देता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडर होता है फ्रेंड्स, है ना। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडर होता है ना। देखते हैं, ये जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें भी वही ग्रुप जुड़े रहते हैं ना, है ना, इसमें भी फास्फेट ग्रुप जुड़े रहते हैं इस तरह से,
यहां से आप नोट कर सकते हैं सर, हम आरएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये 10 रहेंगे फ्रेंड्स, कितने रहेंगे? 10 रहेंगे, आप ध्यान रख लेना कभी। यहां सेंट्रोमियर है ना, ठीक है, सेंट्रोमियर यहां पे, और यहाँ पे बस फिर यहाँ पे क्या गलती रहेगी, अलग रहेगा कि यहाँ पर जैसे थायमिन या उधर यूरोसिन आ जाएगा, है ना, थायमिन की जगह एडिनिन इसमें भी रहता है। हम देखेंगे इसमें क्या क्या रहता है, एडिनिन है ना, एडिनिन है ना, एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन और साइटोसिन, साइटोसिन और यूरेसिन, यूरेसिन, बस यहां अंतर होता है, बस यूरेसिन आ जाता है, थायमिन की जगह यूरेसिन आ जाता है, इतना अंतर हो जाता है बस इसमें फ्रेंड्स। तो ये अंतर होता है आरएनए में मुख्य रूप से। और आरएनए का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, ये आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, हम आरएनए की बात हमने कर ली कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, साथ ही साथ आरएनए का निर्माण डीएनए से हुआ, ठीक है, और आरएनए की खोज रॉबिन्स ने की, है ना। आगे हम बोलेंगे, देखेंगे कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, वो किस प्रकार के प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो हमने 3 प्रकार के जो आरएनए पढ़े हैं, उन आरएनए की बात करेंगे हम यहाँ पर। हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ऑलरेडी हमें किसी देखो, हम प्रोटीन बनाने की बात करेंगे, मान लो प्रोटीन बनाने की बात करेंगे तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। तो 20 प्रकार के अमाइनो एसिड बनाने के लिए हम कहां से प्राप्त करेंगे? यदि हम हमारी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड में से 10 प्रकार को अमाइनो एसिड हमारे शरीर में अवेलेबल पहले से पाए जाते हैं, अवेलेबल है कुल मिलाकर। मतलब 10 प्रकार के जो अमाइनो एसिड होते हैं, वो 10 प्रकार के अमाइनो एसिड हमारे शरीर में पाए जाते हैं। बाकी 10 प्रकार के अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हम खाना या भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो आरएनए होता है वो किस तरह से प्रोटीन का निर्माण करेगा, अमाइनो एसिड को किस तरह से मतलब भोजन में छाटेगा, निकालेगा कि अमाइनो जो भोजन आपने खाया है उसमें अमाइनो एसिड कहाँ पाया जाता है, और अमाइनो एसिड के पहचान कर किस तरह से प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो 3 प्रकार का आरएनए, मतलब जो आरएनए होता है कौन कौन से होते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है, देखिए, एक तो हम बोलेंगे मैसेंजर आरएनए, मतलब इसको बोलेंगे एमआरएनए। दूसरा आपको बात करेंगे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टीआरएनए, है ना, ट्रांसपोर्ट मतलब टीआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए पड़ेगी यहाँ पे, सॉरी, टीआरएनए। दूसरा यहाँ है ना, यहाँ आर लास्ट में आरआरएनए, आरआरएनए, ये 3 प्रकार के आरएनए पड़े। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में है ना राइबोस, जो अमाइनो एसिड राइबोस होते हैं, जो है ना अमाइनो एसिड होते हैं, इन अमाइनो एसिड को है ना भोजन में से छाट कर, मतलब भोजन में से उसको आइडेंटिफाई करके जो अमाइनो एसिड जो आते हैं, ये जो आरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, ये उनमें मैसेज करता है, उसमें ढूंढता है ना, और किसके पास पहुंचा देता है, ये अमाइनो एसिड को ढूंढकर इसके टीआरएनए के पास पहुंचा देता है ना। उन अमाइनो एसिड 20 प्रकार के अमाइनो एसिड को ले जाकर कहां पर पहचान लेता, पहले भोजन में दिया कि ये जो 10 प्रकार के अमाइनो एसिड तो बॉडी के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो 10 प्रकार के अमाइनो एसिड नहीं होते हैं, तो वो हमें किस तरह से भोजन में से निकालना, ये मैसेंजर आरएनए का काम कर, छाटने का काम करता है ना। तो शरीर में 10 प्रकार के अमाइनो एसिड पाया जाता है, और बाहर से हम कितने, भोजन के द्वारा हम कितने लेते हैं, है ना, भोजन के द्वारा हम 10 लेते हैं। टोटल प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, तब जाके एक प्रोटीन का निर्माण होता, तब जाके एक प्रोटीन का निर्माण होता। तो ये प्रोटीन बनाने का काम आरएनए करता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, फुल फॉर्म उसका। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड करता है,
तो ये राइबो न्यूक्लियस तीन प्रकार का आपने पढ़ा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और आरआरएनए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट आरएनए ट्रांसपोर्ट आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो मैसेज करने का काम कौन करता है आपको, मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसफर करने का काम कौन करता है आपको, ट्रांसपोर्ट आरएनए। और आरआरएनए क्या बोलता है, ये प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये फिर क्या करता है, जब अमाइनो एसिड भोजन में से अमाइनो एसिड को छांट लेता है, राइबोस है ना, राइबो न्यूक्लियस को छांट लेता है और अमाइनो एसिड को छांट लेता है, और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए के पास पहुंचा देता है। अब ट्रांसपोर्ट आरएनए उस ये तैयारी बैठता है, इधर से ये कोई पहुंचाए अमाइनो को, एसिडो को, तो मैं यहाँ से ले जाएगा किसको दूं, आरएनए को। तो वो आरएनए के लिए क्या करेगा, यहाँ टीआरएनए से लेगा अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट आरएनए को दे देगा। ये अमाइनो एसिड जो ट्रांसपोर्ट आरएनए क्या करेगा, ये आरआरएनए मैसेंजर आरएनए को दे देगा, और मैसेंजर सॉरी ये राइबोज आरएनए को दे देगा। जो आरआरएनए को राइबोज आरएनए कहते हैं, तो राइबोज आरएनए को दे देगा ट्रांसपोर्ट आरएनए, और राइबोज आरएनए को दे देगा। राइबोज आरएनए क्या करेगा, फिर प्रोटीन का निर्माण कर देगा, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस निर्माण कर लेगा, यहाँ पे कंप्लीट रूप से प्रोटीन का निर्माण कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने आरएनए के बारे में आपको जो मुख्य रूप से बताना था, जो मैंने बताया कि इसमें मुख्य रूप से इनमें अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है। तो डीएनए वैसे तो हम ये वायरस जब हम पढ़ेंगे तब आरएनए की क्या क्वालिटी है और डीएनए की क्या क्वालिटी, ये सब हम आपको जब अगले वीडियो के साथ में इसका भाग, ये हम फिलहाल में इसका ये भाग 1 है फ्रेंड्स। कितना, ये भाग अभी 1 पढ़े हमने, इसका भाग हम दूसरा है, ये भाग 1 है ना, इसका भाग 1 है, और भाग 2 और भाग 3 में इसको डीएनए और आरएनए को और हम आगे डिटेल पूर्वक इनको समझाएंगे आपको फ्रेंड्स। तो दोस्त फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, बेल आइकन का बटन भी दबाइए। ठीक है दोस्तों, ये आपको और आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो मैंने आपको समझाया कौन सा टॉपिक या इसमें कौन सा प्रक्रिया प्रोसेस आपको समझ में नहीं आई, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको उसी को फिर से समझाऊंगा फ्रेंड्स। आपको सारे जो डाउट रहेंगे उनको पूरे डाउट को क्लियर करूंगा। बस आपको मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना होगा कि हमें इस वाले वीडियो में, ये वाला टॉपिक में यहाँ पे दिक्कत है, तो वो जो हमें अगले वीडियो के साथ में वो जो टॉपिक में जो जहाँ पे आपको दिक्कत है वो मैं फिर से आपको समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो ये आज 2 टॉपिक थे, डीएनए और आरएनए। अगले हम इसका 2 पार्ट्स बनाएंगे, तब जाके हम डीएनए के बारे में यहाँ की प्रोसेस और आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।